नमस्कार दोस्तों, मैं हरिओम आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके ही यूट्यूब चैनल वे वन विद हरिओम में। रामबाण की इस सीरीज में आज हम लोग डिस्कस करेंगे केंद्रीय बजट 2021-22 के बारे में। कल की क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था उत्तर प्रदेश का बजट। उत्तर प्रदेश के बजट से संबंधित जितने भी तथ्य बन सकते थे वो कल की क्लास में हम लोगों ने कर लिया। अगर आपने वो पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग उसे देख सकते हैं। ठीक है, आज हम लोग केंद्रीय बजट से संबंधित सभी महत्वपूर्ण चीजों को देखेंगे। अगर समय मिला तो हम लोग जो है इसी वीडियो में देख लेंगे आपका आर्थिक समीक्षा भी। ठीक है, अन्यथा अगले क्लास में मिल जाएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को। तो सबसे पहले देखना ये जो बजट है 2021-22 का, इस बजट में जो है 6 स्तंभ है। मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो कौन से 6 स्तंभ है, यहां से प्रश्न बनने की पूरी संभावना है। पहला 6 स्तंभ में पहला है स्वास्थ्य एवं खुशहाली, दूसरा भौतिक एवं वित्तीय पूंजी एवं अवसंरचना इंफ्रास्ट्रक्चर, फिजिकल एंड फाइनेंशियल कैपिटल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की। आकांक्षी भारत के लिए समावेशी विकास इंक्लूसिव डेवलपमेंट के बारे में। मानव पूंजी फिर से ऊर्जावान बनाना, मतलब ये जो पैंडेमिक है इसमें जो डाउनफॉल हुआ है उसको फिर से जो है ऊर्जावान बनाना। पांचवा है नवाचार अनुसंधान एवं विकास। छठा है न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस। ठीक है, ये 6 बिंदु है। एक बार फिर से देखते हैं पूरे 6 पॉइंट को। 6 स्तंभ कौन कौन से? पहला स्वास्थ्य एवं खुशहाली, भौतिक एवं वित्तीय पूंजी और अवसंरचना, आकांक्षी भारत के लिए समावेशी विकास, मानव पूंजी को फिर से ऊर्जावान बनाना, नवाचार अनुसंधान व विकास, न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन। ठीक है, ये जो 2021-22 के बजट अनुमान में राजकोषीय घाटा, क्या राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का कितना परसेंट? तो 6.8%। कब अनुमान किया गया है? बजट 2021-22 में राजकोषीय घाटे का अनुमान क्या है? 6.8%। और 2021 में कितना है? 9.5%। याद रखिएगा, जो 6.8% है किसका जो है 2021-22 में 6.8%, और 2020-21 में कितना है? 9.5। क्लियर, ये याद रखिएगा। ठीक है, राजस्व घाटा कितना है? 5.1%। ठीक है ना, राजस्व घाटा कितना है? 5.1%। प्रभावी राजस्व घाटा 4.1%। प्राथमिक घाटा 3.1%। ठीक है, याद रखिएगा फिर से एक बार। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें आपको ये 2 बिंदु बिल्कुल याद रखिएगा। राजकोषीय घाटा कितना है? तो राजकोषीय घाटा है 6.8%। किसका? 2021-22 के हिसाब से। 2021-22 के हिसाब से राजकोषीय घाटा कितना है? 6.8%। और 2020-21 में 9.5%। कितना? 9.5% राजकोषीय घाटा, ये जरूर याद रखिएगा। उसके बाद राजस्व घाटा 5.1%। प्रभावी राजस्व घाटा ये पूछा नहीं जाता, फिर भी दिमाग में रखिए 4.1%। प्राथमिक घाटा 3.1%। इस बार के बजट में प्राथमिक घाटे का अनुमान कितना है? 3.1%। अब सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमारी जो बजट की जो प्राप्तियां, देखो बजट बनाया जाता है, बजट का मतलब ये होता है कि हमें कहीं से हमारा इनकम होगा और उसका हम क्या करते हैं, उसी अनुपात में व्यय करते हैं। जैसे आपके घर में आपकी सैलरी, मान लीजिए 1 लाख रुपए आपको सैलरी मिल रही है, तो इस 1 लाख में आप एडजस्ट करोगे कितना बचाना है, कितना खर्चे करना है, कितने के लिए आप जो है राशन वगैरह लोगे, कितने कपड़ा, क्या क्या करना है, आपको सारा कुछ अरेंजमेंट उसी में आप करते हो। तो बस सरकार के बजट में इतना अंतर है कि हम लोग अपने इनकम के हिसाब से जो है, हम अपने इनकम के हिसाब से एक्सपेंस करते हैं और सरकार एक्सपेंस के हिसाब से इनकम जनरेट करती है। तो चलिए, तो प्राप्ति सबसे ज्यादा हमें पैसा कहां से मिलेगा? तो उधार एवं देयता से हम पैसा प्राप्त करते हैं। किससे पैसा प्राप्त करते हैं हम लोग? उधार और देयता से हम लोग पैसा प्राप्त करते हैं, लगभग 36%। कितना परसेंट? तो 36% जो है हम लोग प्राप्त करते हैं। क्लियर, उधार और देयता से कितना? 36%। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके पूछे जाने के चांस बहुत ज्यादा है। मतलब प्राप्तियों में सर्वाधिक प्राप्ति हमें किस सेगमेंट से होता है? तो हम लोग लोन और लोन के रूप में जो पैसा प्राप्त करते हैं वो 36% है। ठीक है, उसके बाद हमें जीएसटी से मिल रहा है 15%, आयकर से 14%,
इनका निगम कर, निगम कर मतलब कॉर्पोरेट टैक्स। ध्यान दीजिएगा, पहले इनकम टैक्स नीचे था और कॉर्पोरेट टैक्स ऊपर था, लेकिन अब कॉर्पोरेट टैक्स नीचे हो गया और इनकम टैक्स ऊपर चला गया। एक क्रम मिलाने के लिए पूछे देगा कि आप लोग प्राप्तियों को अधिक से कम की तरफ सुसज्जित कीजिए, मतलब लगाइए। तो सबसे ज्यादा उधार से मिलेगा, डेप्ट और जो अदर लाइबिलिटीज है उससे 36%, उसके बाद जीएसटी है, फिर इनकम टैक्स, आफ्टर दैट कॉर्पोरेट टैक्स, निगम कर। इसको जरूर याद रखिएगा क्योंकि ये इसका प्लेस चेंज हुआ है। बहरहाल एक बहुत बड़ी गणित थी जो है इसके तहत, वो किसी और इकोनॉमिक्स की क्लास में डिस्कस करेंगे। ऐसे कैसे हो गया, ऐसा कैसे हो गया, इतना जान लीजिए कि सरकार ने कॉर्पोरेट टैक्स को भी घटाया था। तो ये क्रम जरूर याद रखिएगा चारों का। सबसे पहले उधार, फिर जीएसटी, फिर आयकर, उसके बाद निगम कर। उधार से 36%, जीएसटी 15%, इनकम टैक्स 14%, निगम कर कॉर्पोरेट टैक्स 13%, 13%। ठीक है। और व्यय की क्या मदे हैं भाई, हमारा ये तो इनकम का स्रोत था, तो सबसे ज्यादा भैया जब सबसे ज्यादा उधार से आपको पैसा मिलेगा तो ब्याज भी तो देना पड़ेगा सबसे ज्यादा। और सरकार ने इसके लिए सफाई भी दिया है। सफाई ये दिया है, अपने बजट में ही बताया है कि अगर मान लीजिए कि हम 100 रुपया जो है किसी से उधार ले रहे हैं और हमें उसको 108 रुपये लौटाना पड़ रहा है, और इस 100 रुपये से हम 112 रुपये बना रहे हैं, मतलब हमारा जो इसके थ्रू जो हमें पैसा मिल रहा है 112 मिल रहा है, और 108 रुपये मुझे लौटाना पड़ रहा है ब्याज सहित। इसमें ब्याज हो गया 8 रुपया, फिर भी हमारा 4 रुपया यहाँ बचत है, क्योंकि 8 4 12, हमने 100 रुपये की चीज़ अगर 100 रुपये लगाया तो हमको मिल रहा है 112 रुपये। तो और इस प्रकार से हमें 108 रुपये लौटाना है, तब भी हमारा 4 रुपये प्रॉफिट हो गया। इस प्रकार उधार लेना कोई खराब बात नहीं है। जैसे भाई आपने लोन लिया बैंक से, अगर आप उस लोन से जो है ज्यादा कमा रहे हो और कम लौटाना पड़ रहा है तो लोन लेना घाटे का मद नहीं है, ऐसा सरकार कह रही है। ठीक है ना। तो सबसे ज्यादा हमने उधार लिया तो ब्याज भी सबसे ज्यादा चुकाएंगे। अर्थात अगर पूछा जाए व्यय की मदों में सबसे ज्यादा क्या होगा, तो भाई ब्याज होगा, क्योंकि हमने सबसे ज्यादा पैसा भी कहां से प्राप्त किया, तो उधार से प्राप्त किया था। दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा पैसा हमने कहां से प्राप्त किया था, जीएसटी से। तीसरे नंबर पे इनकम टैक्स, और चौथा नंबर जो हमारा था वो कॉर्पोरेट टैक्स था, निगम कर। क्लियर है। लेकिन एक्सपेंस की बात करें, व्यय की बात कर रहे हैं हम लोग, तो व्यय में सबसे ज्यादा हम लोग जो है इंटरेस्ट पे करते हैं। कर में राज्यों का हिस्सा 16%, केंद्रीय योजनाएं 13%, मतलब सबसे ज्यादा हम लोग जो है ब्याज मिलेगा, ब्याज चुकाना पड़ेगा, ब्याज का पैसा देंगे। उसके बाद हमको जीएसटी मिला है ना, तो उसमें राज्यों को भी तो देना पड़ेगा। तो जो केंद्र सरकार जो राजस्व संग्रह करती है उसमें राज्यों का हिस्सा, तो सबसे ज्यादा ब्याज का चुकाया, फिर राज्यों का हिस्सा 16%। उसके बाद जो केंद्र सरकार जो योजनाएं बनाती हैं उसके लिए 13% जो है उसमें खर्च होता है। उसके बाद सब्सिडी, उसके बाद क्या है, सब्सिडी की बात करेंगे। ठीक है। तो सब्सिडी कितना है, तो सब्सिडी पे जो है खर्च किया गया है 9% सब्सिडी। सब्सिडी का अमाउंट याद कर लीजिएगा, 3,35,261 करोड़ रुपए। परसेंट के साथ साथ अमाउंट याद करिएगा, 2 अमाउंट याद करना है, एक सब्सिडी का, एक डिफेंस एक्सपेंस का, मतलब रक्षा व्यय और सब्सिडी। रक्षा व्यय पे 8% और सब्सिडी पर 9%। सब्सिडी की अमाउंट क्या है, 3,35,261 करोड़, 3,35,261 करोड़, 335,261। भाई जैसे फोन नंबर याद करते हो वैसे याद कर लो, 335,261, 335,261 करोड़ रुपए सब्सिडी हमें मिला है। सब्सिडी गवर्नमेंट ने दिया है। डिफेंस सेक्टर में योगदान, डिफेंस सेक्टर में जो एक्सपेंस किया है सरकार ने वो कितना किया है, 8%। किसका, ये सब जो आप देख रहे हो ये जीडीपी का, ठीक है ना, जीडीपी का 8%। क्या अमाउंट है, 347,088, मतलब 3,47,088 करोड़ रुपए, 3,47,088 करोड़ रुपए जो है व्यय किया गया है। किस पर, रक्षा का। क्लियर है। अमाउंट ये जरूर याद रखिएगा। ठीक है। 15वें वित्त आयोग के अनुसार 2021-22 के दौरान, कब, 2021-22 के दौरान राज्यों को जीएसडीपी मतलब ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट के कुल 4% कुल उधारी प्राप्त करने की मंजूरी दिया है। मतलब जो 15वां वित्त आयोग है उसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करी राष्ट्रपति के पास
और कहा कि जो भी राज्य होगा अपने जीडीपी का 4% वो उधारी प्राप्त कर सकता है। उधारी प्राप्त करने की मंजूरी कितना दिया गया? 4%। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये जरूर याद रखिएगा इसको, ठीक है ना। राज्य अपने जीडीपी का कितना परसेंट? 4%। ये किसने कहा है? ये कहा है आपके जो वित्त मंत्रालय है, 15वां वित्त मंत्रालय वित्त आयोग, 15वां वित्त आयोग ने जो रिकमेंडेशन दिया है उसके हिसाब से कितना परसेंट? 4%। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15वें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार राज्यों को 2023-24 तक, कब तक? 2023-24 तक राजकोषीय घाटा जीएसडीपी मतलब आपने जीडीपी का 3% करना होगा। 15वें वित्त आयोग के अनुसार कोई भी राज्य 4% क्या ले सकती है? उधार मंजूरी किया गया है 15वें वित्त आयोग के अनुसार। और दूसरी बात आप देख रहे हो कि अपना राजकोषीय घाटा 3% तक सीमित करना है। और कब तक? 2023-24। ये याद रखिएगा। टारगेट ईयर क्या है? 2023 एंड 24। 2023-24 तक 3% जीडीपी का आपने राजकोषीय घाटा करना है। उधार कितना ले सकते हो आप? 4%। ये भी याद रखिएगा, ये दोनों रिकमेंडेशन, ठीक है ना। अगला, इस रिपोर्ट में राज्यों का हिस्सा केंद्र सरकार कितना परसेंट देगी? 41%। मतलब केंद्र सरकार जो राज्यों के हिस्सा, भी आपने देखा ना, केंद्र सरकार का सबसे बड़ा व्यय का मत क्या था? 20% था ब्याज। दूसरे नंबर पे जो है राज्यों को कर में हिस्सा 16% के साथ दूसरे नंबर पे था। वो कितना परसेंट हिस्सेदारी था? 41%। मतलब राज्यों का हिस्सा कितना है उसमें? 41% केंद्र को देना चाहिए राज्य को, ऐसा रिपोर्ट में कहा गया है 15वें वित्त आयोग, ठीक ना। 15वां वित्त आयोग जो रिपोर्ट सौंपा हुआ है उसकी सिफारिश के अनुसार, ठीक है ना। अगला, स्वास्थ्य एवं खुशहाली में 3 बातें यहाँ पे आई है। 3 बातें वित्त आयोग से संबंधित है, इसको जरूर याद रखिएगा। पहला कि कोई भी राज्य जो है 4% उधारी ले सकता अपने जो है जीडीपी का, ठीक है। दूसरी बात क्या कहा? दूसरी बात कहा कि 3% टारगेट करना है फिजिकल डिफिसिट का, राजकोषीय घाटे का। कब तक? 2023-24 तक। कब तक? 2023-24 तक 3% करना। तीसरा कहा गया कि अपना इसको कितना करना है? 41% तक लाना है। कितना लाना है? 41% तक लाना है, ठीक है ना। स्वास्थ्य और खुशहाली में पिछले वर्ष की तुलना में 137% की वृद्धि की गई। कितना वृद्धि किया गया है? 137% की वृद्धि की गई है। स्वास्थ्य एवं खुशहाली में पिछले वर्ष की तुलना में कितने परसेंट की वृद्धि की गई है? 137% की वृद्धि किया गया है, ठीक है ना। मतलब आपके जो हेल्थ में 137% की बढ़ोतरी किया गया इस बार के बजट में। चलिए आगे बढ़ते हैं। डब्ल्यूएचओ ने पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा विकसित न्यूमोकोकस, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, ये तो एग्जाम में आएगा ही आएगा, ये इसको नोट कर लीजिए, ये एग्जाम में जरूर अपना चेहरा दिखाएगा, जरूर से जरूर। डब्ल्यूएचओ ने पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा विकसित न्यूमोकोकल वैक्सीन, न्यूमोसिल नाम क्या है इसका वैक्सीन का? न्यूमोसिल, पूरा विकसित किया है। न्यूमोकोकल वैक्सीन न्यूमोसिल को प्रारंभिक स्तर पर स्वीकृति प्रदान की गई। यह किससे संबंधित है? यही पूछा जाएगा। यह फेफड़ों के संक्रमण से संबंधित है। फेफड़ों के संक्रमण से, कोरोना मत लगा देना, फेफड़ों का संक्रमण था जिसे निमोनिया कहा जाता है, उसको रोकने की वैक्सीन है। आपसे पूछ लेगा कि जो है न्यूमोसिल या न्यूमोकोकल वैक्सीन जो है किससे संबंधित है? तो निमोनिया से है, ठीक है ना। किसने प्राथमिक स्तर पर मंजूरी प्रदान किया है? डब्ल्यूएचओ ने सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा विकसित किया गया न्यूमोकोकल वैक्सीन को जो है मंजूरी प्रदान किया है, ठीक है। यह फेफड़ों के संक्रमण को रोकने की वैक्सीन है। न्यूमोकोकस नामक जीवाणु के कारण होता है। ये जो फेफड़ों का जो संक्रमण है निमोनिया, किसके कारण होता है? न्यूमोकोकस जीवाणु के संक्रमण के कारण। किसके कारण? न्यूमोकोकस जीवाणु के संक्रमण के कारण होता है। न्यूमोकोकस बैक्टीरिया के 80 से अधिक प्रकार होते हैं। न्यूमोकोकस बैक्टीरिया कितने प्रकार के होते हैं? लगभग 80 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। कितना प्रकार के होता है? 80 प्रकार का होता है, जिसमें से इस जो है वैक्सीन से 23 को वैक्सीन द्वारा समाप्त किया जा सकता है। मतलब ये वैक्सीन 23 प्रकार के न्यूमोकोकस जो जीवाणु है उस पर ये प्रभावी है। 80 प्रकार के होते हैं, 23 पर ये जो है इफेक्टिव है, ठीक है ना।
तो अभी आपको समझ में आ गया, न्यूमोकोकल जो दवा वैक्सीन है, न्यूमोकोकस वैक्सीन न्यूमोसिल को जो है WHO ने स्वीकृति प्रदान किया है। यह फेफड़े के संक्रमण से संबंधित होता है। न्यूमोकोकस जो है बैक्टीरिया 80 से अधिक प्रकार का होता है, जिसमें से ये वैक्सीन जो है 23 प्रकार के जो है इस प्रकार के बैक्टीरिया को समाप्त करने में सक्षम है। ठीक है। राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन NIP का विस्तार करके 7400 परियोजनाओं, कितना 7400 परियोजना को शामिल कर दिया गया। पहले ये कितना था, पहले ये था NIP में 6500 परियोजना को शामिल किया गया था। कितने परियोजना को, 6500 परियोजना को शामिल किया गया था। अब इस परियोजना को बढ़ा करके 7400 कर दिया गया है, जिसमें से 217 परियोजना 1.10 लाख की पूरी हो चुकी है। मतलब 1.10 लाख की जो ये परियोजना थी वो पूरी किया जा चुका है, अर्थात 217 परियोजना पूरी की जा चुकी है। 2020 से 25 के दौरान यही टारगेट याद रखिएगा, ठीक है ना। 2020 से 25 के दौरान 121 लाख करोड़, अभी कितना खर्च हुआ है, 1.10 लाख करोड़, यहां करोड़ छूट गया, करोड़ लिख लीजिएगा, 1.10 लाख करोड़, 1.10 लाख करोड़, 1.10 लाख करोड़ की परियोजना पूरी हो गई है। और कितनी परियोजनाओं की संख्या कितनी है, 217। पूरा टारगेट कितना, 7400, और पहले कितना था, 6500, ठीक है ना। और कब से कब के बीच में, 2020 से 25 के दौरान 111 लाख करोड़ निवेश करने का अनुमान है। कितना है, 111 लाख करोड़ निवेश करने का इसमें अनुमान है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, आगे बढ़ाते हैं हम लोग इसको। चलिए, इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क्स, इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क जिसे शॉर्ट में क्या कहते हैं, मित्र नामक योजना शुरू की गई। पूछा जाएगा मित्र नामक योजना का संबंध किस क्षेत्र से है, तो याद रखिएगा वस्त्र उद्योग से संबंधित है। किससे है, वस्त्र से संबंधित है। इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क, शॉर्ट में इसे क्या कहेंगे, मित्र नामक योजना शुरू की गई। 3 वर्षों में 7 वस्त्र पार्क स्थापित किए जाएंगे। टारगेट कितना है, 3 वर्ष में 7 पार्क, 7 क्या, क्लॉथ पार्क जो है डेवलप किया जाएगा। 3 वर्षों में 7 क्लॉथ पार्क डेवलप किया जाएगा। 3 वर्षों में 7 वस्त्र पार्क स्थापित किए जाने का लक्ष्य है। किस योजना के तहत, मित्र योजना के तहत। मित्र योजना का मतलब इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क्स, ठीक है ना। बीमा क्षेत्र में FDI की सीमा 49% से बढ़ाकर कितना कर दिया गया, 74%। कितना कर दिया गया, 74% कर दिया गया है। कितना परसेंट कर दिया गया है, 74% कर दिया गया है। ओके, 74% कितने से बढ़ाकर 49, किसमें, FDI, ठीक है। बीमा क्षेत्र की सबसे बड़ी नियामक संस्था, बीमा क्षेत्र की नियामक संस्था का नाम क्या है, IRDA है, IRDA। ओके, तो फ्रेंड्स ये था आपका जो है आज का जो रामबाण सीरीज, ठीक है। इसमें आज हमने देखा केंद्रीय बजट। केंद्रीय बजट आज हमने सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट जो है हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। तो आज की इस वीडियो में रहने देते हैं यहीं तक। आप इसको नोट करिए, बढ़िया से बनाइए, तैयार करिए। अगर कहीं डाउट्स बनता है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।